अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है ये एडवांस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं जो एडवांस मटेरियल्स या नॉर्मल मटेरियल्स के पास भी होती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैकेनिकल हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, डाइलेक्ट्रिक, ऑप्टिकल और केमिकल वाली हो सकती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की लिस्ट हम देखते हैं, उसमें क्या क्या हो सकती हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ हो सकती है, फ्रैक्चर टफनेस हो सकती है, फटीग स्ट्रेंथ हो सकती है और क्रीप स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा एक और हो सकती है हार्डनेस। इनको फर्दर डिस्कस करते हैं कि इन सारी प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये क्या होती है। इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ए मटेरियल टू पॉइंट वेयर इट ब्रेक्स। कि ये वो फोर्स की अमाउंट होगी कि जो मटेरियल पे लगाई जाएगी और मटेरियल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ होती है ऑफ मटेरियल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। पहले हम फोर्स की बात करें, अब स्ट्रेस की उसकी वर्ड में उसको यूज करें। टेंसाइल स्ट्रेस की मैक्सिमम अमाउंट जो कि वो बर्दाश्त कर सकता है बिफोर द फेलियर। फेलियर का मतलब ये कि मटेरियल फेल हो जाए, अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सके। मटेरियल का फंक्शन है कि अपनी जगह पर रहना। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग, कि अगर ब्रेक हो गया हमारे पास कोई इन मिसाल के ऊपर एक कोई रॉड थी या कोई हमारे पास एक बीम थी जिसके ऊपर हमने वेट रखा हुआ था। अब अगर वो वेट उसकी लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या होगी, वो ब्रेक हो जाएगी। यहाँ मैंने कुछ मटेरियल्स के स्ट्रेंथ लिख दी है प्रेशर्स के साथ। कि मटेरियल अगर मिसाल के तौर पर कॉन्क्रीट है, इसके ऊपर स्ट्रेंथ लगाई जाए तो कितने प्रेशर के ऊपर वो खत्म हो जाता है। 290 से लेके 725 psi का प्रेशर, ये उसकी स्ट्रेंथ होगी। इसके दरमियान दरमियान वो क्या हो सकता है, अब फेल हो सकता है, यानी कि टूट सकता है। ग्लास की भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और ये एक्सट्रीम में लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन में देखें तो हमें लगेगा कि शायद कंक्रीट इतना मजबूत नहीं होता। वाकई कंक्रीट इसलिए मजबूत नहीं होता क्योंकि इसके अंदर अगर रिइंफोर्समेंट वगैरह ना की जाए तो ये फौरन से अपनी जगह क्या करता है, छूट जाता है, तोड़ देता है। जबकि गिलास को अगर हम क्या करें, बहुत रिइंफोर्स करने की कोशिश करें तो रिइंफोर्स करने के बाद ये क्या होगा, काफी हाई स्ट्रेंथ को भी क्या कर सकेगा, विदस्टैंड कर सकेगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ यहाँ पे कि गिलास की स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 4786 psi का प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। सेम ऐसे डायमंड जो है वो कितना प्रेशर कर सकता है, ये 4 लाख तकरीबन प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। रबर के ऊपर 2320 का प्रेशर अप्लाई कर सकते होते हैं। फ्रैक्चर टफनेस क्या होती है। फ्रैक्चर टफनेस होती है क्वांटिटेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ए मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू क्रैक प्रोपिगेशन। के मिसाल के तौर पे फ्रैक्चर टफनेस का मतलब ये होगा कि उसमें क्रैक्स हर मटेरियल में होते हैं। हमने डिफेक्ट्स वाले टॉपिक में पढ़ा है कि ये जो स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स रह जाते होते हैं, तो अगर किसी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट रह गया, उस पॉइंट के ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं और वहां से वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसको क्या बोलते होते हैं, फ्रैक्चर टफनेस बोलते होते हैं। यानी कि ये इसी की तरह की एक प्रॉपर्टी है अपनी। ये ओवरऑल मटेरियल के केस में अपनी, और फ्रैक्चर टफनेस क्या होगी कि ये क्वांटिटेटिव वे होगा एक्सप्रेस करने का, उसके रेजिस्टेंस के जो वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि इसका ऑपोजिट। ठीक है, ये इतना प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, उसकी स्ट्रेंथ बोल देंगे। और अगर उसकी रेजिस्टेंस के वो उसको रेजिस्ट कर रहा है और किस चीज को, कि अगर जो बीच में क्रैक्स हैं बड़े वो उसको तोड़ देंगे अगर उस पर जोर लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में दो और प्रॉपर्टीज है, फटीग स्ट्रेंथ और क्रीप स्ट्रेंथ। अब ये फटीग स्ट्रेंथ क्या होती है, इज द हाईएस्ट स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विदस्टैंड फॉर ए गिवन नंबर ऑफ साइकिल्स विदाउट ब्रेकिंग। कि हमने क्या किया, इसके ऊपर मटेरियल के ऊपर फोर्स लगाई है और फोर्स इस तरह लगाई है कि बार बार लगाई जा रही है। मिसाल के तौर पे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग के साथ हमने क्या, कोई वेट को हैंग किया हुआ है।
अगर वो स्प्रिंग के साथ हैंग किया हुआ है तो क्या होगा, बार बार उसको नीचे की तरफ अगर खींचते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो जो स्प्रिंग है उसके अंदर स्ट्रेस अप्लाई करते 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 बार बार करने की वजह से आखिरकार क्या हो जाएगा, वो क्रैक हो जाएगा या टूट जाएगा स्प्रिंग। ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ी थोड़ी फोर्स उसको लगती रहेगी, यानी कि वो पहले की जो स्ट्रेंथ हमने पढ़ी है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो था कि मुसलसल स्ट्रेंथ लगती जा रही है और स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। जबकि फिटीक स्ट्रेंथ में क्या होगा, चाहे स्ट्रेंथ थोड़ी लग रही है, फोर्स थोड़ी लग रही है, लेकिन बार बार लग रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ अरसे के बाद क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ एक ही अमाउंट की क्या हो रही है, फिर स्ट्राइक करती है, फिर स्ट्राइक करती है, बार बार स्ट्राइक करती है फोर्स, जिसकी वजह से आखिरकार क्या होगा, साइकिल्स के अंदर जब उसको रिपीट किया जाएगा प्रोसेस को, तो एक टाइम आएगा कि वो साइकिल जब चल रहा होगा तो ये नहीं होगा कि कोई फोर्स भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, नॉर्मल सी फोर्स से भी वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, फिटीग स्ट्रेंथ, कि वो थक गया मटेरियल एक किस्म, तो हम यूं भी कह सकते हैं। क्रीप स्ट्रेंथ क्या होती है, क्रीप स्ट्रेंथ डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन ए मटेरियल दैट विल रिजल्ट इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ डीफॉर्मेशन। कि ये क्या होती है, क्रीप स्ट्रेंथ ऐसी स्ट्रेंथ का अमाउंट है जो क्या होगी, अगर मुसलसल स्ट्रेस रखी हुई है, मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज के ऊपर हमने कोई हैवी वेट रखा हुआ है, वेट उसके ऊपर मुसलसल पर रखा हुआ है, यानी कि अब फोर्स क्या है, बड़ी कांस्टेंट कर दी है। ये जो फिटीग वाले केस में क्या था, फोर्स अप्लाई करते थे फिर खत्म कर देते थे, फिर अप्लाई करते थे और फिर खत्म कर देते थे। लेकिन क्रीप स्ट्रेंथ के केस में क्या हो रहा है, वहां पे उसके ऊपर जो हमने मटेरियल है हैवी वेट, वो उसके ऊपर रख दिया और मुसलसल रखा हुआ है, और टाइम गुजरने के साथ साथ वो उसके ऊपर अपना असर करेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या कर देगा, टेढ़ा कर देगा या डिफॉर्म कर देगा। तो ये मैंने यहाँ पे उसको हाईलाइट करके भी लिख दिया है कि यहाँ पे क्या है पड़ा कि स्ट्रेस अप्लाई अगर रिपीटेडली हो, उससे अगर मटेरियल टूट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फटीग स्ट्रेंथ। और अगर क्रीप स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, अगर स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली अप्लाई की जाए, उसमें टाइम होता है कि ज्यादा टाइम के बाद वो क्या हो सकता है, टूट सकता है। जबकि इसके केस में क्या होता है, वो टाइम का मसला नहीं होता बल्कि फोर्स की रिपीशन होती है कि बार बार फोर्स रिपीट हो रही हो। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अब हार्डनेस का मतलब क्या होगा, वो कितना अपनी जगह पे मेंटेन रहता है या सख्त है, अगर हम उर्दू में मिसाल दें तो हार्डनेस होती है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट द डीफॉर्मेशन, कि उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है और वो डीफॉर्म ना हो। ठीक है, ये तकरीबन वैसे ही अपना जैसे अभी हमने इससे पिछली स्लाइड के ऊपर देखा है, वो जो हमारे पास स्ट्रेंथ थी ना, क्रीप स्ट्रेंथ, तो इसके अंदर क्रीप स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए कि ये टेढ़ा ना होता हो अगर इसके ऊपर फोर्स लग रही है। लेकिन क्योंकि टाइम के साथ तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो क्रीप स्ट्रेंथ और हार्डनेस में फर्क होगा कि ये स्ट्रेस बढ़ाते जाए और वो क्या हो, अपनी शेप को मेंटेन रखे, वो खराब ना हो। कॉमन एग्जांपल जो होगी हार्ड मटेरियल की, वो क्या होती है, सिरामिक्स होती हैं। सिरामिक्स यानी कि जो जैसे टाइल्स होती हैं, उनके ऊपर फोर्स लगाते जाते हैं तो वो क्या होती है, अपनी शेप नहीं चेंज कर सकती, और अगर लिमिट से ऊपर निकल जाएगा तो टूट जाएगा। ग्लास हो गया या सर्टन अदर मटेरियल्स हो गए या मेटल्स हो गई, जो जिनकी यानी कि हार्डनेस को इंक्रीज किया हो, वरना वैसे तो मेटल क्या होती हैं, हार्ड नहीं होती, मेलेबल और डक्टाइल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, हार्डनेस का मतलब क्या होगा, मेटल्स जो भी ऐसी होंगी जिनके अंदर वो मेलेबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के टॉपिक में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी है हमारे पास कंडक्टिविटी, बाकी फर्दर और प्रॉपर्टीज मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन वो सारी जो होंगी ना, सेम प्रॉपर्टी को ही रिपीट किया जा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसी को मेंशन कर दिया, सिर्फ कंडक्टिविटी को, इसलिए मेयर होता है ये किसका, कि ease at which electric charge can pass through a material, कि ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आसानी से इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो मटेरियल में से गुजर सकता है। और ये इनवर्स होता है किसका, रेजिस्टिविटी का, कि अगर इसका इनवर्स किया जाए तो क्या बनती है, रेजिस्टिविटी। वो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, इसको क्या बोल देंगे, रेजिस्टिविटी बोल देंगे, तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी दूसरी बन जाएगी। लेकिन वो होगी क्या,
कंडक्टिविटी की ही टर्म होगी एक। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में सबसे पहली है मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी क्या होती है? ये मेजर होती है ऑफ हाउ मच ए मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड इन एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर किसी मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो वो किस हद तक मैग्नेटाइज हो सकता है उसकी वजह से ना, कि उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इसको क्या बोलते थे? मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि इट इज अ टेम्परेचर अबव विच सर्टेन मटेरियल लूज देयर परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कि ये वो टेम्परेचर होगा जिसपे वो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उसमें ना इलेक्ट्रॉन्स की रोटेशंस एक तरफ होती हैं, या सारे मैग्नेटिक्स जो उसके सेंटर्स होते हैं ना उन सब की ओरिएंटेशन एक तरफ होती है। जब हीट करेंगे तो वाइब्रेशन स्टार्ट होगी और उसकी जो ओरिएंटेशन है वो खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे नियोडियम मैग्नेट्स, जो परमानेंट मैग्नेट बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाए जाते हैं, वो नियोडियम एक अलॉय है उससे बनाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि मैग्नेट्स अगर हम यूज कर रहे हैं उनको अगर हीट कर दिया जाए कि 310 से लेके 400 डिग्री सेल्सियस तक, तो फिर उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, वो मैग्नेट नहीं रहते। तो इसको क्या बोलते होते हैं हम? क्यूरी टेम्परेचर बोलते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नील टेम्परेचर। नील टेम्परेचर होता है कि इट डिस्क्राइब ए टेम्परेचर लिमिट एट विच एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेट, कि पहले वो एंटी फेरोमैग्नेट था, कि भाई उसके जो मैग्नेट की उसके मैग्नेटिक इंट्रिंसिक्स थी वो एक दूसरे के ऑपोजिट थी और पैरेलल लेयर में थी। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले टॉपिक, एंटी फेरोमैग्नेट। एंटी फेरोमैग्नेट क्या बन जाए? पैरामैग्नेट बन जाए, कि मैग्नेट से अट्रैक्शन शो करने लग जाए, तो उसको क्या बोलते होते हैं? नील टेम्परेचर बोलते होते हैं। यहाँ पे भी सेम वही केस होगा कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाएगी वाइब्रेशन की वजह से, और वाइब्रेशन कौन प्रोवाइड करेगा? टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? मटेरियल्स की एज एन इंसुलेटर एक्ट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, अगर गुड सब्सटेंस होगा तो वो बड़ी अच्छी वोल्टेज के ऊपर भी क्या रहेगा? इंसुलेटर रहेगा। वो जो हमने पढ़ी है ना इससे पहले टॉपिक के अंदर, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप, वो सारा टॉपिक यहाँ पे आ जाएगा कि हम कहेंगे कि जिनमें वो गैप ज्यादा होगा उनमें डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होंगी। और मिसाल तौर पे जैसे डाइलेक्ट्रिक के लिए हम एयर यूज कर लेते हैं या पेपर यूज करते हैं वो कैपेसिटर्स के अंदर, तो वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? बहुत ज्यादा हाई होंगी, डाइलेक्ट्रिक नेचर उनकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में पहली है बड़ी अब्जॉर्प्शन, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पोलराइजेशन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? उसके नाम से पता चल रहा है कि एबिलिटी या मेयर ऑफ एक्सटेंट टू विच लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है कोई सब्सटेंस। मिसाल के तौर पे जैसे ब्लैक मटेरियल है वो बहुत ज्यादा सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और व्हाइट जो होगा इसके ऑपोजिट होगा, सबको रिफ्लेक्ट करेगा, कोशिश करेगा सबको रिफ्लेक्ट कर दे, तो इसको व्हाइट कहेंगे। और अगर ब्लैक है तो उसका मतलब क्या होगा? वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और फिर अगर कोई मटेरियल स्पेशल है पड़ा तो फिर क्या करते हैं वो एडवांस मटेरियल, जैसे अगर मिसाल के तौर पे वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी लाइट को वैसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है फिर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? मेयर होता है बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए लाइट बेंड हो जाएगी। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको हम डिफाइन यूं भी कर सकते हैं, रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रेफ्रैक्शन। ये मैंने फॉर्मूले की मदद से लिख दिया यहाँ पे, n इज इक्वल टू साइन आई इंसिडेंट एंगल, और ये r कौन सा है हमारे पास? रेफ्रैक्टिव एंगल। कुछ इस तरह की डायग्राम देखते हैं इसकी। ये इंटरफेस है पड़ी कि ये दो मटेरियल के दरमियान की बाउंड्री लाइन है। ये हमारे पास एक लाइट रे आ रही थी और इसको जाना कैसे चाहिए था? सीधा इस तरफ जाना चाहिए था,
लेकिन क्या हो गया, वो अपने रास्ते से थोड़ा सा बेंड हो गई। ये नजर आ रहा है कि ये वाला इंसिडेंट एंगल ज्यादा है परपेंडिकुलर से, और यहाँ पे जो रेफ्रेक्टिव एंगल है पड़ा वो क्या है, कम हो गया है। ठीक है, तो इन दोनों की रेशो को क्या बोलते होते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, या फिर एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग को क्या बोलते होते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। वो बेंड होने की वजह क्या होती है, उसकी एनर्जी में और उसकी वेवलेंथ में फर्क आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट c इन स्पेस, और ये लिखा हुआ है इन एम्प्टी स्पेस डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी म्यू इन किसके, सब्सटेंस, यानी कि जो सब्सटेंस में मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी और ये जो मटेरियल के अंदर वेलोसिटी, उन दोनों की रेशियो को भी क्या बोलते होते हैं, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते होते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू गिव ए स्पेसिफिक ओरिएंटेशन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज लाइट। क्योंकि हम ऑप्टिकल्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में क्या आता है, लाइट के बारे में स्टडी होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे ये मटेरियल क्या एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन दे सकता है किसको, लाइट की वेव्स को। मिसाल के तौर पर इस तरह देखते हैं कि पहले लाइट सोर्स में से लाइट आ रही थी और उसकी जो वेव फंक्शंस थे वो कुछ वेव्स इस फॉर्म में थी कि कुछ वेव्स इस एंगल पे मूव कर रही हैं इस एक्सिस की तरफ, कुछ वेव्स इस एक्सिस की तरफ मूव कर रही हैं, येलो वाली और ब्लू वाली एक्सिस। कि अगर हम इसको नॉर्मल जो कन्वेंशनल तरीका में देखने का तो वो ये देख सकते हैं, ब्लू जो येलो वाली हैं वो कौन सी एक्सिस पे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हैं, और ब्लू वाली को हम क्या मान लेते हैं, एक्स या जी एक्सिस की तरफ। तो वो यहां से गुजरते हुए जब पोलराइजिंग सब्सटेंस के अंदर से गुजरेगी या पोलराइजिंग मटेरियल में से गुजरेगी तो क्या होगा, इस तरह वाली वेव्स आगे चली जाएंगी, बाकी वेव्स क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो ये जो आगे चीज आ रही है लाइट, ये कौन सी होगी, पोलराइज्ड लाइट होगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते होते हैं, पोलराइजेशन। और फिर हमारे पास कई मटेरियल ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, एज ए पोलराइजर काम करते हैं, वो लाइट को क्या कर देते होते हैं, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल कोरोजन प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं और कोरोजन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। इसमें कोरोजन आ सकता होता है और वेयर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। वेयर प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉस ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ड्यू टू इरोजन, एजिंग और फ्रिक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, इरोजन का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना, इरोड हो जाना। ठीक है, बाहर वाली सरफेस क्या हो गई, उस पर क्रैक्स आ गए हैं या खराब हो गई है एनवायरनमेंट के फैक्टर्स की वजह से। एजिंग की वजह से भी हो सकता है कि वो पुराना होता जा रहा है, मटेरियल के बॉन्ड क्या होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। फ्रिक्शन की वजह से हो सकती है, मिसाल के तौर पर अगर दो मटेरियल किसी दूसरी हार्ड सरफेस के ऊपर या अब्रेसिव सरफेस के ऊपर स्लाइड हो रहा है तो उस वक्त भी उस पर क्या होगा, स्क्रैच पड़ रहे होंगे, तो जिससे क्या हो रहा होगा, वो मटेरियल टूटता जा रहा होगा, उसकी सरफेस वाला एरिया। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा भाई कितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, जितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा उतनी उसकी वेयर प्रॉपर्टी कम होगी, और जितना वीक होगा वो उतनी उसकी वेयर प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। वो जल्दी से क्या हो जाएगा, टूट जाया करेगा, या ऊपर सारा स्क्रैच आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोरोजन प्रॉपर्टी। कोरोजन क्या होता है, डिके ऑफ मटेरियल होता है बाय सब्सटेंसेस इन सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट की मिसाल दे तो हमारे पास एनवायरनमेंट क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमारे पास सबसे मेन एनवायरनमेंट है। मिक्सचर होता है मुख्तलिफ गैसेस का, उसमें से जैसे नाइट्रोजन इनर्ट है और बाकी वो जो है हमारे पास कौन सी, ऑक्सीजन। ये क्या करती है, फिर रिएक्शन परफॉर्म कर देती होती है चीजों के ऊपर, ऑक्सीडाइज करती है। तो मेटल्स को ये क्या कर देती है, जंग लगा देती है। एसिड कोरोजन हो सकता है, अगर कुछ सब्सटेंस होते हैं जिन पे एसिड लग जाए तो वो खराब हो जाते हैं, जैसे मेटल, उन पे एसिड कोरोजन हो सकता है। ठीक है, जबकि अलॉयज जो होते हैं वो काफी हद तक रेजिस्टेंस उनको मिल जाती है और कोरोजन से, एसिड कोरोजन से। सेम ऐसे अगर सिरामिक्स देखें तो उनमें एसिड कोरोजन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ना होने के बराबर होती है। अदर केमिकल्स की अगर मिसाल देखी जाए तो कुछ इस तरह हो सकती है, जैसे शीशा है, गिलास है। गिलास जो है उसके ऊपर रेजिस्टेंस होती है, वो कोरोजन किसी चीज से नहीं होता, ना एसिड से होता है ना बेस से होता है, इवन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी नहीं होता, रिड्यूसिंग से भी नहीं होता। लेकिन फिर भी गिलास की एक वीकनेस होगी कि उसमें HF ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको कहाँ पे यूँ रखेंगे, HF को प्लास्टिक बॉटल के अंदर रखा करेंगे। तो वो हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी, डिपेंड करेगा कि वो किस तरह
एनवायरनमेंट के साथ खराब होता है। तो कोरोजन प्रॉपर्टी क्या होगी, ड्यू टू ऑक्सीडाइज होने की वजह से प्रॉपर्टी हो रही होगी। होप कि यहाँ तक आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इस लेक्चर के मुतालिक कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। और लेजेंड कॉलेज के पेज को आपने सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को भी अब सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।